मेरा नाम रिया है। घर में मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई तो घर के रीति रिवाज के अनुसार मेरी बड़ी बहन खुशी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर पकौड़े बनाने लगी। इतनी देर में मेरी दूसरी बहन और नाश्ता तैयार करने लगी। एक ट्रे में सारे बर्तन, नमकीन, बिस्कुट वगैरह सर्व कर चुकी थी और अगले ही 15 मिनट बाद खुशी दीदी सजी सजाई ट्रे को लेकर मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी थी। तभी रास्ते में उनका पैर अटक गया और वह और ट्रे दोनों गिर गए। अचानक से शोर सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। दीदी डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के एक इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कड़ी लगा दी और फिर जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। यह सब देखकर वह जो सहेली मम्मी से मिलने आई थी वह जाने लगी और बोली, पूनम कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना। वैसे ही मैं जाने ही लगी थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मम्मी बोली कि नहीं सालू, इन बच्चों को समझना चाहिए कि इनकी नौटंकियाँ क्या जाहिर करती हैं कि इनकी परवरिश में कमी है। सालू ने कहा कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इनकी हर गलती बचपन से माफ़ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी के शब्दों में किसी किस्म की कोई ढील नहीं थी। सालू जो कि मम्मी की दोस्ती थी वह ठंडी सांस भरकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी कोई एक बात को कह दे या किसी भी चीज़ के बारे में सोच ले तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद रात को जो कुछ हुआ वह हम सब बहनों को दहला देने के लिए काफ़ी था। मम्मी ने जालिम की तरह दीदी को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उसी कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त दीदी की उम्र 21 साल की थी और मेरी मम्मी का ऐसा जलील व्यवहार हमने पहली बार देखा था और उनका यह व्यवहार हम सबको रोने में मजबूर कर गया। रात को दीदी को कमरे में बंद करके बाहर हम सब को छत पर भेज दिया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागते रहे थे क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझा कर छोड़ देती थी, लेकिन कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत ख़तरनाक था। हम 5 बहनें थी और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थी और मेरी उम्र अभी 12 साल की थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आँख कब लग गई। मैं सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए सबको जल्दी से उठाया और कहा मम्मी आ रही है, जिस पर सब बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करने लग गई। सफाई करने लगी, कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने लग गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी इसलिए मैंने जिम्मे में कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे काम काज कर लिया करती थी या कोई चीज़ किसी को चाहिए होती वह दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गई जहां दीदी को बंद किया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे में से लंगड़ा कर चलती हुई बाहर निकली और उसके पीछे मम्मी भी बाहर आ गई। उनके हाथों में 500 के बहुत सारे नोट थे। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और दीदी को एक गोली निकालकर पानी के साथ दी, जिससे मम्मी के इशारे से उसने खा ली। मम्मी ने सभी बहनों से कहा कि कोई भी शोर ना करे, तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वह दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गई, जहां पर वह दीदी के सोते ही बाहर आई और हम सबके काम को गौर से देखने लगी। हम सब ने अभी तक परेशान थी, कोई नहीं जानता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया है। चलो, कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली वह बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी। क्या वहाँ कोई था जिसने दीदी को पीटा या कोई, मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर को 1 घंटा हम सब बहनों को सोना होता था, लेकिन उस दिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं चाह कर भी सो नहीं पा रही थी। मेरे सामने दीदी का बार बार बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ जाता और मैं परेशान से करवटें लेती। अगर दीदी की गलती थी तो मम्मी ने उन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया। अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में सांप बनकर फन फैलाए बैठा था, जिसका जवाब मैं कहीं से नहीं पा सकती थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे जुए की बाजी पर बाजी लगाते और मम्मी कुरकुर कर अपना खून जलाती। उन्होंने पापा को 1000 दफ़ा मना किया था कि यह बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें
ना किया करो। मगर पापा को समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन जुए में गुजारते और रात में पूरी तरह नशा करते। उनकी हालत इस कदर ख़राब हो जाती कि मम्मी उन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वह उन्हें गालियाँ बकते हुए बाहर निकल जाते। मम्मी फिर से हिम्मत करके उन्हें अंदर बुलाती तो वह मम्मी को पीटता और मारता। अधमरा करने के बाद वहीं दहलीज पर बेहोश की हालत में गिर जाता। इस सब तमाशा से पहले मम्मी हम सब बहनों को कमरे में भेज देती और बाहर से ताला लगा देती है, क्योंकि शायद वह हमें पापा के इस व्यवहार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि मम्मी को बेचने की बातें करते, जो हम कमरे में होकर सुनते थे। लेकिन मम्मी सख्त औरत थी, कभी पापा के इस शब्द से नहीं घबराई। उनकी मर्दानगी का ऐसा मुकाबला करती कि पापा दंग रह जाते और पूछते कि पूनम, तू औरत है या मर्द? इतनी ताकत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी इस बात पर ना शर्माई और ना ही लज्जाई, बल्कि उल्टा गुस्से से कहती, देख हासिम, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जो मैं तुम जैसे नशेड़ी के हाथ पर रखूं। मैंने जैसे तैसे करके यह घर बनाया और मैं तुझे इस घर में रख रही हूं। तू मेरा एहसान मान, यही बहुत है। अगर तूने कोई तोड़फोड़ की तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। हमारा घर कोई कोठी तो नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था। मम्मी के लिए यही कोठी से कम नहीं था, यही कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा फिर से मिनमिनाने लगे। देख पूनम, थोड़े से पैसे दे दे मुझे। तू चाहती है क्या तेरा पति जुए में बैठे तो उसके जेब से एक भी पैसा ना निकले? मम्मी की ना कभी हाँ में नहीं बदलती थी। फिर रात के नशे में जब पापा मम्मी को डांट लगाते तो अलमारी में पड़े सारे पैसे पापा को दे देती थी। लेकिन अगले दिन मम्मी के पास फिर ढेरों पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान हो जाती कि पापा भी नहीं कमाते और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते? मगर यह बात मम्मी से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज़्यादा डरते थे और यह खौफ दुगना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वह हर वक्त नशे में रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई नहीं जाएगा। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वह नशे में हो तब तो बिल्कुल भी दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हर हाल में माननी होती थी। हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद किया था उस कमरे में ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों में से एक दो बार दीदी ने पूछने की कोशिश की थी कि तुम्हारी टांग को क्या हुआ था, तुम क्यों लंगड़ा रही थी, जिस पर वह चुप करके सर झुका गई और कुछ नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर सारी बहनों ने उससे पूछना बंद कर दिया, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने तकरीबन दीदी से 3 दिन सर खपाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार एक दिन जब मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग कर दिया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और फिर चिल्ला कर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरी जैसी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। और अब भगवान की कसम है तुम्हें मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई दीदी से और गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आ रही थी, क्या था, बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही थी, ऐसी क्या सज़ा दी मम्मी ने। मगर दीदी ने कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारा। अब कभी मैं उनसे बात नहीं करूँगी। इसी तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा था कि मेरे बात न करने से मेरी बहन को फ़र्क पड़ेगा, मगर उसकी तो किसी चीज़ में भी फ़र्क नहीं पड़ा था, सिवाय मम्मी के एक इशारे पर वह खड़ी हो जाती और बैठ जाती थी। अब मम्मी रोज़ ही उनके कामों में कमियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का एक जरा भी दिखाई पड़ जाता तो मम्मी दीदी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लड़खड़ाते हुए चलकर निकलती। मुझे यह देखकर नफरत बढ़ जाती थी। अगर सज़ा ही देनी थी तो वे सुबह को आराम की गोलियां क्यों खिलाती थी। बेचारी दीदी को मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझे मेरी बहन की तकलीफ़ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन तनु से सब्ज़ी जल गई तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और रात के समय मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी रख कर बैठ गई। हम सब बहनों को अब आदत हो चुकी थी। हम सब बहनें सो गई, मगर रात को सूसू करने के लिए जब मेरी आँख खुली तो खुशी दीदी घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद उनकी टांगों में दर्द हो रहा है, तभी वह ऐसे बैठी है। जल्दी से दीदी के पास गई और उनका सर उठाए तो वह बेआवाज़ बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई, हे भगवान, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? वैसे भी पापा नशा करके पड़े होंगे तो दीदी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। दीदी क्या हुआ है, दर्द हो रहा है, मैं मम्मी को बुला दूँ? दीदी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मम्मी को बुलाने की बात की तो वह चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए।
नहीं रिया, मम्मी को नहीं बुलाना और मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। यह बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई लेकर जाग चुका था। और कौन सी बात है दीदी, मुझे भी बताओ। मैं धीरे से दीदी की ओर करीब आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज दीदी मुझे सब कुछ बता देगी। तभी मैं इतने जोश में आ गई थी लगा, लेकिन दीदी ने सर फेर लिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वह मुझसे सिर्फ इतना बोली, रिया तुम कोई भी गलती कभी मत करना, इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी भी कोई सज़ा ना दे सके। मैं उनकी बात को ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा, दीदी तुम क्यों रो रही हो? मैं उनकी बात पर बहुत हैरान थी। तभी दिल में मचलता सवाल जवान पर ले आई, कुछ नहीं, बस मुझे तनु की फ़िक्र है, जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है। मैं इसलिए रो रही हूँ, बेचारी कैसे रहेगी वहाँ। मुझे दीदी की बात से बस थोड़ी ही सहमति थी। दुख तो होना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो देखो तनु, दीदी ने कितनी बुरी तरीके से सब्ज़ी जलाई और नतीजे में हम सब ने आज का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्ज़ी जलने का बहुत बुरी तरह से दुख था। आज मेरा मनपसंद खाना बनने जा रहा था, जिसकी वजह से मम्मी उन सबको कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे उस दुख में तनु दीदी की सज़ा भी सही लग रही थी। मेरी बात पर दीदी की रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हुई और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक ज़ोरदार घूंसा मार दिया। कितनी खुदगर्ज हो तुम रिया, उधर तुम्हारी बहन को सज़ा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। प्रार्थना करो कभी तुम पर यह वक्त ना आए जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा झांक की तरह बैठ गया। मैं अपनी दीदी को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं यह कहती हुई लेट गई कि करवा ले मुझसे अब छोटे मोटे काम। आई बड़ी अम्मा, मेरी यही परेशानी थी कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी। अगले दिन जब मम्मी ने तनु दीदी को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी के शब्द हमें हमेशा ही डरा देते थे। तो मैं भी दुबक कर एक कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि शाम को तनु दीदी से पूछूंगी। वह थोड़ी ना दीदी की तरह है जो कुछ नहीं बताएगी। ना मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, तब दीदी शाम को जब सोकर बाहर निकली तो चुपचाप घर के कामों में बिजी हो गई थी। मैं कामों से दूर भागती थी, जल्दी से अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, तनु दीदी क्या हो रहा है? आपकी टांगों पर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दबा दूं? लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछ ली, लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं छोड़ गई और गुस्से से बोली, जिनसे कुछ भी पूछो तो चुप ही ओढ़ा खड़ा है। खुशी दीदी से पूछो तो वह कुछ भी नहीं बताती, तुमसे पूछो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, रिया अगर हम इसी एक बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? तुम इस सवाल को बार बार ना करो। इन सब बातों का जवाब ना दें कि एक ही वजह है और तुम बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम अच्छे काम किया करो, प्रार्थना करो कि कभी तुमसे कोई गलती ना हो। इतना कहकर तनु दीदी की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डर कर वहाँ से चली आई। यह क्या हर कोई भी प्रार्थना ही करता है? यह क्या हर कोई प्रार्थना ही कर रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो? क्या पता मम्मी कैसी भयानक सज़ा देती हो, इसलिए बेहतर है मुझे सच में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात को करवटें लेते हुए यह सब सोच रही थी जब इन बातों ने मुझे डरा कर रख दिया। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। अभी 3 महीने पहले तो मम्मी ने यह घर गिराकर दोबारा बनाया था, फिर अब क्यों मजदूर बुलाए हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से घूरा और सख्त लहजे में बोला, अंदर जाओ। मम्मी से डर कर मैं कमरे में चली गई। हमारे घर में कोई अनजान मर्द आता था तो हमारी मम्मी ने सख्ती से मना किया था कि उसके सामने किसी को भी नहीं आना है, सब लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद को छोटी समझती थी, इसलिए इसी बात का फ़ायदा उठा लेती थी, क्योंकि और के मुकाबले मम्मी मुझसे ज़रा नरमी से बात करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर ही चढ़ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में ही रहते थे, खाना भी कमरे में ही खाया करते। मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। अंदर ही एक कमरे में बैठ कर मैं थक चुकी थी, लेकिन हम इस बार में अनजान थे कि वह आखिर क्या बनवा रही है, ऐसा क्या खास है। लेकिन यह राज भी रात को खुला, वह भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मज़दूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में सरिये बंधे थे, जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद करती थी वह अजीब सा हुआ पड़ा था और उसे काफ़ी बड़ा भी कर दिया गया था, क्योंकि उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफ़ा फिर हिम्मत की, क्योंकि मुझे यह बात पच नहीं रही थी। जब तक मैं जान नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलता था। मम्मी अब तो बता दो क्या बनवा रही हो? जिस पर वह बोली, तुझे मैंने मना किया था ना, क्यों आई है मज़दूरों के सामने? आज के बाद कोई गलती की ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। तभी उस वक्त पर खुशी दीदी और तनु दीदी का लंगड़ा कर चलना याद आया
मैं भी डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ़ कर दो मम्मी, लेकिन बता दो मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ अच्छी वाली, जहाँ पर कुछ और काम नहीं आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी यही तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो वह कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सबके लिए। अब से जो कोई गलती करेगा वह यहीं बंद होगा। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही है और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वह मजाक नहीं कर रही थी, वह सच में कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज़ होकर बोली, रिया यह बदतमीजी है। अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। अब आज के बाद तुमने कभी ऐसा व्यवहार अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही इस जेल में बंद करूंगी। मम्मी की इस बात में एकदम से मेरी हंसी पर ब्रेक लगवा दिए और मैं डरी नज़रों से उन्हें देखते हुए मैं बोली, मम्मी क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इस बार वह नहीं बोली और मुझ पर एक गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। रिया पागल क्यों बनी बैठी हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है कि फिजूल सवाल मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? तो हजारों मरतबा मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी बात पर कहने वक्त रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का। एक दिन खुद पता चल जाएगा, फिर तुम रोती फिरोगी। दीदी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया, क्यों इन बातों के पीछे भाग रही हूँ, जबकि यह बातें अच्छी भी नहीं है। यह जानते हुए भी कि दोनों बहनों के क्या हाल हुए हैं, मैं बस अपनी शक के पीछे बार बार तनु दीदी और खुशी दीदी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूँ। उस रात मैंने दीदी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी से नहीं बोलूँगी और हर काम बहुत अच्छा करूँगी। मम्मी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। बस मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। दीदी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुई, अपने बेड के नीचे से 500 निकाल कर मुझे दिए। मैं हैरान रह गई, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मी तो हम मैं से किसी को भी खर्चा नहीं देती थी। मैंने दीदी से पूछा तो वह मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा ना कि जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो मम्मी 500 के कितने नोट उठाती है। मैं इस बार पर जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। दीदी कहने लगी, मैंने भी उन्हीं पैसों में से कुछ उठा लिए थे, अब यह तुम्हारे हुए क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो। और अगर मुझसे किया वादा तोड़ा तो मैं उस दिन तुमसे हमेशा हमें लिए खफा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा नहीं तोड़ूंगी। मैंने उस रात सबको यह यकीन दिलाया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसे पूछती रही तो मम्मी मुझे ही जेल में ना डाल दे। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद किया, और क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए थे, उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने के लिए और मम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पापा ने स्टील का फूलदान उठाया। जैसे ही वह फूलदान मम्मी के सर पर मारने के लिए लपके, वैसे ही उनका पैर बुरी तरह फिसल गया और फिसलने से पैर फिसलते ही पापा का खुद का सर ज़मीन पर लगने से फट गया। मम्मी ने जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज़्यादा रोई और हम सब बहनों को भी कमरे से बाहर निकाल दिया। रोते हुए कह रही थी कि जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की थी, आज वह इस दुनिया से मैं नहीं रहा। अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को छुपने की। बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वह तो परेशान में भी अपने माथे पर एक शिकंज चढ़ने नहीं देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर रहे, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे जैसे भी थे हमारे पापा थे। पापा के देहांत के चौथे दिन ही मम्मी के हाल ठीक हो गए और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते 5 दिनों में जेल तैयार हो चुका था। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज़ ही सब बहनों का करा हुआ काम देखती और ज़रा सा भी ख़राब होता तो उसे जेल में डाल दिया करती थी, और फिर अगले दिन जेल से निकलती तो बहनों को गोली खिलाकर सुला देती और खुद 500 के नोट उठा लिया करती थी। इसी तरह 4 साल हो गए और अब सब बहनें मम्मी की सज़ा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और नहीं मेरी बहनें मुझे करने देती थी। अगर मैं किसी काम को हाथ लगा दूं तो वह रोक देती या काम छीन कर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता था। हमेशा ही यह सब मुझे छोटी बच्ची समझती रहेंगी। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। मैं कम से कम अब तो कोई काम करने दें, लेकिन
उन सब का यही जवाब होता, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें भी सज़ा देगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि उन्हें पूछूं कि आखिरकार ऐसी कौन सी सज़ा है जिससे तुम सब इस कदर डरती हो, मगर दीदी से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छी तरह याद आता था। मैं उसे भी तो नहीं तोड़ सकती थी। अब सिर्फ एक ही हाल था, मैं काम करूं और मम्मी मुझे सज़ा के तौर पर जेल में बंद कर सके। बहनों का व्यवहार अजीब ही था, कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता था। मेरा शक भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया, जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ मारा, जिससे नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। मम्मी गुस्से में मेरी तरफ आई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और बोला था, अच्छी तरह खा पी लो, मैं पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने किचन में जाकर अच्छी तरह खाना खाया तो मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा खुद ओढ़कर घूंघट निकाल लिया। मैं चीख पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है। जिस पर वह बोली, अच्छा मुझे जाने दो, तुम ऐसा करो उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो मुझे पता चल जाएगा कि मम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला, मैं चालाकी से अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल के बंद होने के बाद मेरी जान निकल गई। वहाँ की दीवार एक तरफ को खुलने लगी। सामने ही एक खूबसूरत कमरा था जिस पर ज़मीन पर कालीन बिछी थी और इधर उधर तकिए के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वापस आई तो वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वह पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सज़ा सहते हुए देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन अपने हिसाब के मुताबिक हज़ारों के नोट रखकर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई थी। जब मम्मी ने जेल का दरवाज़ा खोला तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाती हुई बाहर निकली। मैं भी चुपके से उसके पीछे से बाहर निकली। मैं बहुत जुनूनी लड़की थी। मेरी बहनों ने सब यह जुल्म बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निकला किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया था कि आज रात मम्मी के किए की सज़ा उनको ज़रूर दूंगी। आज रात मैंने फिर गलती की तो मम्मी ने मुझे जेल भेजना चाहा। बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैंने जिद करी और खुद जेल के अंदर गई। रात हो को वहाँ जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया था, और वह भी यह हमारे मोहल्ले में ही एक सास ने अपनी बहू को मारा था तो मीडिया वाले आए थे। जाते वक्त मैंने उनका कार्ड गली से गिरा पड़ा हुआ था, उठा लिया, और ना जाने कैसे बचपन से वह कार्ड मेरे पास रखा गया। पापा क्योंकि मर गए थे तो मैंने उनका मोबाइल उठाया और मीडिया वालों का नंबर मिलाया और उन्हें सब बता दिया। यह सब भी बताया कि आज रात उनको अपनी आँखों से सच का पता चल जाएगा। वह लोग मेरी बात पर यकीन करके आ गए और जैसे ही मुझे जेल में लेकर गए, वह भी पीछे से कैमरा लिए चले आए और मम्मी की करतूतों को कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी कि मेरी बेटी तो पागल है वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया और अगले ही 4 घंटों में मम्मी जेल में बैठी थी। मेरी सब बहनें मुझसे बहुत नाराज़ थी कि क्या मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया, मगर मैं चुप थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लेडी कांस्टेबल ने हमें बताया कि उस औरत ने जुल्म किया है। तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है सिर्फ यह कारोबार करने के लिए। इसका पति भी खुद की मौत नहीं मरा, बल्कि इस औरत ने खुद मारा है, क्योंकि वह तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि यह औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। यह सब बात सुनकर हम बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि वह हमें हमारे असली माता पिता के पास तक पहुंचा देगी, लेकिन हम सब ने मना कर दिया और हम सब ने एक साथ रहने का सोचा कि हम बहनें कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।